केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं और उसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर 1 महीने का एक अभियान चलाया जा रहा है। उनका दावा है कि उनकी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम किया हुआ। लेकिन क्या बाकी विपक्ष के नेता भी उसी तरीके से सोचते हैं? उनकी सोच इसको लेकर क्या है? इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के सांसद, राज्यसभा के सांसद और उनके नेता संजय राउत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। संजय जी, आपने देखा कि बीजेपी का यह दावा है, बीजेपी 9 साल जो सेलिब्रेट कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को, उन्होंने उस पर नाम दिया है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? किस तरीके से आप इसको देखो, 9 साल सरकार को हो गए और आप एक किताब लेकर मेरे सामने बैठे हो। ये उन्होंने किताब निकाली। ये 9 साल ऐसी किताब, ये सेलिब्रेशन, ये इवेंट, हाँ, लोगों का जमावड़ा, ढोल नगाड़े, मोदी मोदी मोदी, उसमें चले गए हैं। देश को और लोगों को क्या मिला है? जो आपको किताब में दिखता है वो असल में जमीन पर नहीं है। लेकिन ये किताब के माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जाता है। लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया गया है कि बस अब हमारे सिवाय इस देश में कोई न आएगा न रहेगा, हम ही हम हैं। तो हमको वोट देना आपकी मजबूरी है। हम यानी देश है, अगर हम नहीं तो देश नहीं रहेगा। लेकिन ये मिथक है, ये टूट चुका है, अभी टूट रहा है धीरे धीरे। 2014 में जब ये सरकार बनी पहली बार, जिसमें आप भी थे, हम थे, और हम जब वो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गए थे शपथ विधि के समारोह को, तो पूरा वहां भी जिस तरह से इवेंट था, तो बोला ये ऐसा देश के प्रधानमंत्री का है। बदलाव तो हमेशा होते हैं। ये बदलाव देश में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सरकार आई और नई, पुरानी सरकार गई और चली गई। इंदिरा जी की भी सरकार चली गई थी, राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, नई सरकार बनती है, आती है। लेकिन ये जो एक नया फंडा आया है, बस हर चीज का इवेंट बनाओ और लोगों को उसमें ही आनंद दे दो या उसमें ही उसको रख दो उस भ्रम में, यही है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ये जो मैं देख रहा हूँ, जो 2014 से जो वादे किए थे, आप मुझे बताइए कौन से वादे और वादे पूरे हो गए? बात किसान की करो ना, शुरुआत किसान से करो। इनकम डबल हो जाएगा। अरे सिंगल इनकम नहीं बचा है किसान का, डबल इनकम डबल इनकम डबल इनकम दिखाइए कौन सा किसान का महाराष्ट्र में। फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि हमने व्यवस्था इस तरीके से बना रहे हैं कि उनका इनकम डबल हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा 2047 में हो जाएगा। कौन देखने को रहेगा यहाँ क्या होगा 2047 में? 15 लाख हमारे सबके अकाउंट पे आने वाले थे, काला पैसा आने वाला था, आ गया। 15 लाख क्या 15 रुपया किसी के पास आ गया। 130 करोड़ के देश में लगभग 85 लाख लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं। ये क्या सफलता है या विफलता है? ये भीख दे रहे हो आप लोगों को, आप इस काबिल नहीं बना रहे हो कि अपने पैरों पर खड़ा होकर आप कमाई करे और खाए। आप दे रहे हैं, जनता खा रही है और यही उनकी सफलता है। सर, लेकिन एक चीज एक सवाल मुझे और भी पूछना है, क्योंकि ये 2014 से 2023 तक में पहले 5 साल आप उनके साथ में थे, तब का कार्यकाल, और उसके बाद जब आप उनके साथ में नहीं रहे तब का कार्यकाल। शुरुआत में लगता था कुछ मोदी जी करेंगे या सरकार करेगी, इसी वजह से तो लोगों ने वोट दिया उनको ना। जिस तरह से पहले वाली सरकार को बदनाम कर दिया या जो एक माहौल बना दिया कि देश को बेचकर खा लिया, देश को बेचकर खा लिया, जो एक कैंपेन चला गया था, उस कैंपेन की अगर आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखो तो उसके ऊपर सवाल पूछे, महंगाई से लेकर कश्मीर तक क्या हो गया? वो सिलेंडर लेकर घूम रहे थे, कश्मीर के पंडितों का आक्रोश दिखा रहे थे। कहाँ है कश्मीरी पंडित? कौन जाता है उनका सुख दुख पूछने के लिए? आपने विस्थापित है। आपने कश्मीर का नाम लिया इसके लिए। मैं अभी इनकी किताब में देख रहा था, उसमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो आप
और खुद बाला साहब ठाकरे कई सालों से बोल रहे थे कि ये कब होगा, जैसे आर्टिकल 370 आप उसको कब हटाएंगे, राम मंदिर का निर्माण कब होगा, राम मंदिर का निर्माण, ये ट्रिपल तलाक, ये सारे मुद्दे आप उठा रहे थे, बाला साहब उठा रहे थे, और वो सारी चीजें उन्होंने की हुई नजर आ रही है इसमें सरकार की तरफ से। देखिए, उसके लिए हमने उनका स्वागत किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ने के बाद 370 का मुद्दा आ गया, और हमने उस वक्त भी, हम वहां बैठे थे सामने अपोजिशन में, हमने स्वागत किया। कश्मीरी पंडित अपने घर पहुंच गए, घर वापसी हो गई? नहीं हो गई। नए नए जो सामने आते हैं, जवानों की हत्या आज भी चल रही है। अभी 1 महीने पहले पुंछ में 10 जवानों की हत्या हो गई। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अभी 2000। राम मंदिर का निर्माण तो करना ही था, वो तो होना ही था। उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। वो एक जो मुकदमा चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके निर्णय भी हो गया, सभी लोगों ने मान लिया, हिंदू हो मुसलमान हो, हमको ये करना है। बहुत बड़ा त्याग लोगों ने किया है, कर सेवा की थी, लोगों की जानें चली गई है, दंगे हुए हैं, तो आपको मंदिर निर्माण तो करना है, लेकिन राष्ट्र निर्माण कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मुंबई आई थी और उन्होंने यहां पर मीडिया से बात की। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि उनके हिसाब से ये भी है कि पिछले 9 साल में सरकार पर कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जो 2014 के पहले करीब करीब हर साल किसी न किसी नए भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगता था, फिर 2G स्कैम हो या कोल स्कैम हो, इस या CWG का कॉमनवेल्थ का घोटाले का स्कैम हो, ये सारे आरोप लगातार लग रहे थे। इस सरकार पर इस तरीके से कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। क्या आप इसको उपलब्धि मानते हैं? ये उपलब्धि क्या है? ये तो झूठ बोल रही है लेडी। हाँ, संसद के 2 सत्र वॉश आउट हो गए भ्रष्टाचार के मामले। उन्हें मालूम नहीं कौन से जमाने में ये देश की वित्त मंत्री घूम रही है। अडानी का जो मामला है, अडानी कांड जो है, इतिहास का सबसे बड़ा कांड है भ्रष्टाचार का, और उसमें सीधा मोदी जी का नाम आता है, आपके प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। राफेल को आपने दबा दिया, पूरी तरह से दबा दिया। राफेल एक सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन आपने सब कुछ मैनेज कर दिया। आपने, उसकी महारत है कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो। राफेल के मुद्दे पर भी संसद नहीं चली। ये जो लेडी है वित्त मंत्री आपकी, वो झूठ बोल रही है, उसे झूठ बुलवाया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि आरबीआई ने जो आर्थिक परीक्षण का जो अहवाल रखा हुआ है, वो बोल रहे हैं कि 7.2% का ग्रोथ हमको दिखाई दे रहा है। नोटबंदी ये सबसे बड़ा घोटाला रहा। 2 बार नोटबंदी फेल हो गई। ये वित्त मंत्री को मालूम नहीं? पहली बार हो गया, फेल हो गया, हजारों लोग बैंकों के कतार में मर गए। अब दूसरी बार आपने कर दिया है। कौन सा? ये घोटाला ही घोटाला है सब जगह पे। ये सरकार घोटालेबाज की सरकार है। लेकिन आपके मंत्री, जो आपके प्रचारक भी है, सब कुछ है, सच बोलने से डरते हैं। सच बोलो। लेकिन दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि जिस तरीके से लोगों के मन में UPA 2 के बारे में भ्रष्टाचारी सरकार की भावनाएं थी, वो कम से कम इस सरकार के बारे में नहीं दिखती। मैंडेट में तो नजर नहीं आ रही है कम से कम। अभी कर्नाटक का मैंडेट क्या है? पश्चिम बंगाल का मैंडेट क्या है? अब मुझे बताइए। पंजाब का मैंडेट क्या है? ये बड़े राज्य नहीं है इस देश के। नहीं, खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज कर रही है वो करने दो काम, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुहिम नहीं है, जो अपने राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ ये मुहिम है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम होती तो मैं आपको 100 नाम देता हूं अभी, जो मैंने बार बार लिख कर भेजा है नाम। ईडी को भेजा है, CBI को भेजा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? जो अपोजिशन है, जो हमारी विपक्ष है, जो उनको आने वाले समय में राजनीतिक तकलीफ दे सकते हैं, उनके खिलाफ मुहिम है। आज कौन सी भी एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं काम कर रही है। जो मोदी को, अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मैदान में चैलेंज खड़े कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम होती है उनकी। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन विपक्ष नहीं छेड़ पाया, ये भी तो उनकी बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी? 9 साल में कोई भी एक चीज उनके खिलाफ आप छेड़ नहीं पाए। जैसे हमने 2014 के पहले हम देख रहे थे कि रामलीला मैदान पर आंदोलन हो रहा था,
मुंबई में आंदोलन हो रहा था, पूरे देश में कोई ना कोई उठकर कह रहा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमें आंदोलन करना है। इस 9 साल में इस तरीके का कोई आंदोलन क्यों नहीं दिखाई दिया आपको? मीडिया को दिखता नहीं है, मीडिया नहीं दिखाना चाहती। सेंट्रल विस्टा नए संसद का जो अभी उद्घाटन हुआ है, क्या सचमुच जरूरत थी? फ्रांस का पार्लियामेंट 13वीं सदी का है, इंग्लैंड का पार्लियामेंट हमसे पुराना है, हमसे भी पुराने पार्लियामेंट चल रहे हैं। हमारा पार्लियामेंट और 100 साल चल सकता था, इतनी मजबूत इमारत है, ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी इमारत है। क्या जरूरत थी पार्लियामेंट में 20,000 करोड़ खर्चा करने की? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लूट नहीं है? ये झूठ नहीं है ना? और आप कहते हो कि जनता सड़क पर नहीं है। रेसलर्स, महिला रेसलर्स का आंदोलन क्या है? कौन दबा रहा है उसको आंदोलन? क्यों उनको न्याय नहीं मिल रहा है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इस पुस्तिका में अलग अलग चीजें लिखी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार ने लेके आए। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग फॉर इंडियन मिडिल क्लास का लिविंग, अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर सबके लिए हमने लाया हुआ है। मिडिल क्लास अपने आप जीता है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पहली फॉरेन पॉलिसी ये सरकार लेके आई है। उसके आगे उन्होंने लिखा है कि एम्पावरिंग इंडियाज अमृत पीढ़ी, मतलब जो नई पीढ़ी है उनको एम्पावर करने की कोशिश चल रही है। ये सारी चीजें, नारी शक्ति को लेकर उन्होंने बात रखी कि नई मूवमेंट हमने नारी शक्ति के बारे में। दिल्ली में जाकर देखिए क्या हो रहा है। जो लड़की का, एक नाबालिग लड़की का जिस तरह से हत्या हो गई, ये पहली हत्या नहीं है। और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। सबसे ज़्यादा हत्याएं, बलात्कार ये दिल्ली में हो रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री कहाँ है? कर्नाटक में है चुनाव प्रचार में, पंजाब में रहते हैं चुनाव प्रचार में, मुंबई में आते हैं मुंबई महानगर पालिका की स्ट्रैटेजी जीतने के लिए। आपका काम क्या है? आपके सामने नाबालिग लड़की का आक्रोश चल रहा है, चाकू से मार रहे हैं उसको, 10 दिन हो रहा है दिल्ली में, राजधानी में। हाँ, कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की बात है? इस सरकार में आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं दिखती? कम से कम, मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि 3 अच्छी चीजें उनकी बताइए और 3 आपके हिसाब से ये सबसे बुरे डिसीजन बताइए। ये सरकार जो है, ये देश की सरकार नहीं है। ये सरकार गुजरात केंद्रित सरकार है। भविष्य में अगर गुजरात वर्सेस पूरा देश ये बखेड़ा खड़ा हो गया तो उनके जिम्मेदार मोदी और शाह हो गए। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक राज्य को सामने रखकर पूरी पॉलिसी बनाई जाती है। एक राज्य से सब अधिकारी उठाकर दिल्ली में और पूरे देश में लगाए जाते हैं। एक राज्य देश पर राज कर नहीं, ये फेडरल सिस्टम है। लेकिन जो चल रहा है उससे और राज्य बहुत खफा है। और ये बात लोगों ने बोल कर दी है, खुलकर बोली है। ममता बनर्जी ने भी बोली है, बिहार के नेता बोल रहे हैं, यूपी के नेता बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता बोल रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट गुजरात में चला गया है। पूरे देश से, देश में कहीं भी अगर कोई काम करना है तो ठेकेदार गुजरात का आता है और किसी लोगों को पैसा नहीं मिलने देते, न इनकम उसका होता है। पूरा पैसा, पूरी आर्थिक ताकत गुजरात में, सब कुछ गुजरात में। इस देश के लिए ये माहौल अच्छा नहीं है, इतना मैं कहता हूं। और ये सब मोदी जी और शाह जी की वजह से हो रहा है। नहीं तो 9 साल में कुछ तो अच्छा किया होगा, आप कुछ तो गिनवा सकते हैं कि 3। अगर आपके पास कुछ होगा, कागज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम भी कागज निकाल। आपके हिसाब से क्या उन्होंने अच्छा किया? आप भी उस सरकार का पार्ट थे 5 साल तक, इसके लिए पूछ रहा हूं मैं। देखो, जब 370 का निकाल दिया तो हमने उनका स्वागत किया है। और ये स्वागत योग्य बात है कि किसी ने हिम्मत नहीं की थी, आपने निकाल दिया है। लेकिन अपने नेशनल सिक्योरिटी की बात अगर आप करते हो तो सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल खड़े किए हैं पुलवामा के बारे में, उसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात आप करते हो ना, चाइना घुस गया है, उसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर सचमुच सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नौटंकी थी, ये आपको बताना पड़ेगा। लोगों का विश्वास नहीं है, लोगों का विश्वास उड़ गया है। कुछ अंधभक्तों आपका भजन कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकार ठीक है। हम भी आपकी सरकार के साथ रहे हैं।
उस वक्त हम भी चाहते थे कि आपकी लीडरशिप में ये देश आगे बढ़े। आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कितने नौकरियां दी आपने? अब तक 18 करोड़ नौकरी बनाने चाहिए थे आपने, 2 करोड़ हर साल। कहाँ है नौकरियां? वो कह रहे हैं कि पकौड़ा बनाने वाला भी तो आप तो पकौड़े कमाल कर बनाइए आप वो भी ये भी कह रहे हैं कि जो हम लोग ने लोन बांटे हैं, एमएसएमई सेक्टर में पैसे बांटे हैं, उसके वजह से जो ये लोग तो कहीं दिख नहीं रहा है। पीएफ अकाउंट्स देश में ज्यादा बढ़ गए हैं, ये भी उनका दावा है कि पीएफ अकाउंट्स बढ़ गए, ये भी दिखाता है कि नौकरियां तो ये कागज की बात है, सब ये कागज की बात है। पकौड़ा कौन तलेगा? हमारे बच्चे पकौड़े तलेंगे। और आपके बच्चे क्या करेंगे? हाँ, आपके बच्चे कहाँ हैं? केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे कहाँ हैं? हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे बच्चे पकौड़े तले, यह हमारी नौकरी है। छोड़ दीजिए, अब 2024 तक झेलेंगे उनको, बाद में देख लेंगे। तो 2024 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ये 9 साल जो उन्होंने उनके दावे हैं उसके खिलाफ विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? उनका कहना है कि हमारी सरकार ने सब कुछ करके दिखाया। देखिए, स्ट्रैटेजी बनने से नहीं बनती, अपने आप बन जाती है। 1978 में कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी थी, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये पटना में जब आप जाएंगे तब ये स्ट्रैटेजी बनने हाँ, कोशिश चल रही है। लोग नहीं चाहते देश के कि बस हो गया, एक्सपायरी डेट आ गया उनका, ये लोगों ने तय किया है। और जब लोग चाहते हैं तो कोई भी बड़ा बादशाह हो, कोई नहीं टिकता लोगों के सामने। ये पूरा विश्व का इतिहास है, कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने हमसे बात की और विपक्ष की बात आपने 9 साल के कार्यकाल पर रखी, इसके लिए धन्यवाद।